Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस के सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जो कि आर्टिकल 32 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब बन चुका है सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, सो लेट्स टॉक द सेक्शन 273 जो है, अगर हम इसकी रीडिंग देखेंगे तो क्या कहता है कि ऑल द एविडेंस इन द क्वेरीज and the trials should be except otherwise be taken in the presence of accused। मतलब कि जितनी भी क्वेरीज है, ट्रायल्स है, वो जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही होना चाहिए करके, एक्सेप्ट अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 32 है या इंडियन एविडेंस एक्ट का डाइंग डिक्लेरेशन या 26 है पीएसए का, तो ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करता है। कैसा एक्सेप्शन? तो जो प्रिंसिपल है डाइंग डिक्लेरेशन का, हु हैज़ द फर्स्ट हर्ड और द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, तो क्या कह रहा है, जिसने सबसे पहली बार सुना हो या नॉलेज हो फैक्ट का, फैक्ट ऑफ द केसेस, बट who for a reason and such as a death or the disability। तो या तो उन्हें सबसे पहले सुना हो या नॉलेज हो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फॉर द रीजन या तो उनकी डेथ हो गई हो या तो ऐसी डिसेबिलिटी हो विच इज नॉट बीन एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कि वो कोर्ट के सामने नहीं अपीयर हो पा रहे, दैन हिज नॉलेज शुड बी ट्रांसमिटेड इट टू द कोर्ट थ्रू दी सम अदर पर्सन। मतलब लेट्स से जिन्होंने एक एज ए इंडिविजुअल है, उन्होंने सुना या उन्हें नॉलेज है फैक्ट ऑफ द केस का, ठीक है, बट रीजन क्या है, या तो उनकी डेथ हो गई है या तो डिसेबिलिटी कि वो कोर्ट में नहीं आ सकते। तो इस केस में क्या होगा कि किसी और मीडियम के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू जो है वो नॉलेज जो है हम कोर्ट में लेके आ सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 26 फॉर बीएसए। ओके, सो इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द हियर्स एविडेंस। तो हम कहते हैं ना, हियर्स एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में, तो हियर्स एविडेंस का कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो है एक्सेप्शन क्रिएट करता है। तो हम बात करें द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु डाइज प्रोवाइडेड द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ एक्शन। लेट्स से कोई मर रहा है, ठीक है, और जो है वो मरते मरते अपने कॉज ऑफ एक्शन, उसकी डेथ का कॉज बता रहा है, ठीक है, और डील विद सर्कमस्टेंसेस, या तो सर्कमस्टेंसेस बता रहा है कि जो अभी उसकी कंडीशन है उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, वैलिड हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीडी, दैट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट कैसा हो सकता है, रिटन होगा या ओरल होगा, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट, चाहे वो रिटन हो ओरल हो, बाय द पर्सन बिफोर हिज डेथ, ठीक है, वो पर्सन खुद वो स्टेटमेंट दे रहा है, चाहे वो लिख के दे रहा है या ओरली बोल रहा है, और बिफोर हिज डेथ means a statement made by the person who has died explaining the cause and the circumstances of his death। ओके, अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल यहाँ पे ये माना जाता है कि मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई इन द माउथ। मतलब कि कोई भी जो है जब भगवान से मरने के बाद जब पहली बार मिलता है तो अपने झूठ के साथ नहीं जाएगा वो उनके पास, ये मान के, इसलिए जो है डीडी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि मरता हुआ आदमी तो झूठ नहीं बोल सकता है। हमने कई बार ये बात सुनी है। सो अगर ग्राउंड देखेंगे हम लोग कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिसमें जो है जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल होता है। सो लेट्स से द फर्स्ट ग्राउंड इज एज अ नेसेसिटी for as a necessity for being a generally only an eye witness to the crime। मतलब क्या है कि भाई वो ही एक जो है वो आई विटनेस थे उस चीज क्राइम का, तो दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड क्या हो सकता है, डेथ मेक अ मैन वर्चुअस एंड अंडर द ओथ। मतलब कि जो डेथ हो गई है पर्सन की, वो उसे क्या बनाता है, वर्चुअस बनाता है और अंडर द ओथ कि भाई वो सही ही बोलेगा। देन असेंशियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल्स है डीडी के, तो वो क्या है देखते हैं हम लोग, असेंशियल्स ऑफ डीडी। सो डेथ ऑफ अ पर्सन मस्ट आइदर, कैसी, होमिसाइड या सुसाइड, दोनों में से कुछ होना चाहिए। दैन द डिक्लेरेंट डाइड ऑफ एन इंजरी टू बी प्रूव। तो ये प्रूव होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर इंसान की जो डेथ हुई है तो उसमें इंजरी कॉज हुई थी करके, तो वो उनको आपको इंजरी को उसमें प्रूव करना है। when the disease when the disease is when the disease is not proved to die as a result of injury received by him incident where he said to be killed, then it is not admissible। let's say कि कोई पर्टिकुलर जो ए है उसकी डेथ हो गई है इंजरी की वजह से, अगर आप ये प्रूव ही नहीं कर पाए कि इसी इंजरी की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो फिर वो एडमिसिबल नहीं होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ। देन थर्ड, इसकी बात करें एसेंशियल्स की, द कॉज ऑफ डिक्लेरेंट डेथ मस्ट बी इन अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, जो फैक्टिंग इश्यूज है वो क्या होना चाहिए,
कि ये जो डिक्लेरेशन उन्होंने किया है ड्यूरिंग द डेथ के टाइम पे, दैट मस्ट बी इन अ क्वेश्चन, राइट। तो डीडी विल बी रिलेवेंट कब होगी? ओनली डीडी विल बी रिलेवेंट ओनली व्हेन इन द प्रोसीडिंग in which the cause of declared death covers in a question। तो जो cause है ना कि भाई किस वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है, that should be in a question, right। so the statement must relate it to the cause of his death। तो उनका जो statement है that should be cause of death या तो फिर circumstances of death बता रहा है। अब दो टाइप के circumstances होते हैं, एक तो होगा statement जो कि cause बता रहा है, दूसरा क्या होगा जो circumstances बता रहा है। then that should have been caused by सेम इंजरी। तो यहाँ पे जो डाइंग के डिक्लेरेशन में जो साइट कर रहे हैं, डाइंग डिक्लेरेशन बोलते टाइम जो बता रहे हैं इंजरी, तो उसी इंजरी की वजह से जो है उनकी डेथ होनी चाहिए, ठीक है। देन हम बात करेंगे तो डिक्लेरेशन मस्ट बी अ कंसिस्टेंट, ठीक है। तो जो उनका जो डिक्लेरेशन होना चाहिए ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लेट से 4 बार डाइंग डिक्लेरेशन दिया अलग अलग इसको, और चारों बार जो है वो अलग कहानी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। then declarant must be a competent and a fit in condition। अब ये जो fit in condition है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो कोई ऐसे पेशेंट है जिन्हें याद नहीं होती है चीज़ें खुद उन्हें याद नहीं रह पाती, फिर इस केस में अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल बन जाता है। इसीलिए मेक श्योर करना होता है कि कंसिस्टेंट रहे, वो फिट कंडीशन में हो, कॉम्पिटेंट हो डीडी देने के। देन देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो फॉर्म्स क्या होंगे डाइंग डिक्लेरेशन के? एक तो होता है कि आप ओरली जो है डाइंग डिक्लेरेशन जो बोल के जो है आपका डिक्लेरेशन दे रहे हो, देन देयर इज कि आपने रिटर्न में दे दिए हैं। थर्ड क्या हो सकता है? वर्ड्स या जेस्चर के थ्रू भी, ठीक है। बहुत बार हम लोग मूवी सीन में देखते हैं पेशेंट होता है, ही वॉज लाइंग इन हॉस्पिटल बेड, और जैसे ही वो पर्सन आता है जिसने इंजरी कॉज की तो वैसे फिंगर नोट करके बताता है। तो इस काइंड ऑफ कि जो जेस्चर है या वर्ड्स है उससे भी आप जो है डाइंग डिक्लेरेशन दे सकते हो। यहाँ तक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आई होप समझ में आ गई होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, किस तरीके से जो है वो एडमिसिबल किया जाना चाहिए। देन हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन को एज अ प्रूफ की तरह हम कैसे एडमिसिबल बनाएंगे। ओके, सो जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इट इज अ वैलिड if orally given to the someone has written it and then have given it in the court। इफ द ओरिजिनल इज लॉस्ट, मतलब लेट से कि किसी ने जो है डाइंग डिक्लेरेशन दिया है ओरली किसी को, और उसने उसको रिटर्न फॉर्म में करके साइन करके कोर्ट में दिया है, और लेट से अब जो ओरिजिनल वाला जो डाइंग डिक्लेरेशन है डीडी जो है वो गुम गया है और वो अवेलेबल नहीं है, तब जो प्रोसिक्यूशन को जो है वो चांस दिया जाता है एक सेकेंडरी एविडेंस लाने के लिए। क्लियर? अगर लेट से वो रिटर्न है, साइंड है डीडी डिसीज के द्वारा, तो फिर वो क्लियरली जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होगा, ठीक है। अब एविडेंस फ्री वैल्यू देखते हैं कि जो डीडी की जो है वो एविडेंस फ्री वैल्यू कितनी ज़्यादा है। सो हेंस द डीडी इज डिक्लेयर टू बी अ रेलेवेंट डीडी सब्सटेंटिव एविडेंस और नॉट। तो क्वेश्चन है यहाँ पे। देन हम बात करेंगे फैक्टर्स। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को। सो इट बीइंग अ पीस ऑफ हियरसे नॉट मेड एन ओथ। अब देखिए क्या होता है कि ये जो डिक्लेरेशन बनाई गई है ना, ये किसी ओथ के अंदर नहीं की है उन्होंने। कोर्ट में जब आप लेट्स से एविडेंस देते हो तो यू आर अंडर ओथ कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, बट यहाँ पे जो डीडी है, जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है किसी ओथ के अंदर में नहीं दी है, राइट। और ना ही जो है कोर्ट इसमें कोर्ट या फिर जो लॉयर है इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। तो इट मेड इन द मेकन एंड इट इज अ म्यूचुअली रिफ्यूज माइट मे बी एन इमेजिनेशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हो सकता है जो किसी ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दी वो एक आउट ऑफ इमेजिनेशन के थ्रू दी हुई हो। देन द डिक्लेरेंट में टेक एन एडवांटेज ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब कभी कभी होता है ना कि भाई मैं तो मर रहा हूँ लेकिन अगले वाले को साथ लेके जाऊंगा, तो हो सकता है कि किसी को फंसाने के लिए भी कर सकते हो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। सो ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें जो है वो ध्यान में रखना है बिफोर टेकन वाइल यूजिंग दिस डीडी। सो दैट इज मेड आफ्टर द assault where there was not an opportunity of it colored or impressed। मतलब कि जब आपने जो डीडी जो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो कलेक्ट किया है तब आप उसको कलर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो डीडी के साथ। एंड दैट द डिसीज हैज एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो उसके पास अपॉर्चुनिटी हो। दैन द इंसिडेंट हैपन इन द sufficiently lighted place that the disease was not under a
एनी फियर और अ प्रेशर एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। ऐसा नहीं हो रहा किसी ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा हो डाइंग डिक्लेरेशन। दैन दैट इज वॉज रिकॉर्डेड बाय द कंपटेंट मजिस्ट्रेट। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक कंपटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। देन ओके सी ओके सम अदर एस्पेक्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। नॉर्मेशन ऑफ होल इंसिडेंट इज नॉट नेसेसरी, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा जो पूरा इंसिडेंट है वो पूरा का पूरा बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ डिस्क्रिपेंसी आ सकती है डीडी में, तो इट कांट टेल द नेम, सजेस्ट पर्सन, कोड गिविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन, नॉट एडमिसिबल। मतलब लेट्स से कि जो डिस्क्रिपेंसी आएगी ना डीडी में कि आप अभी कुछ और बोल रहे हो, बाद में आपने कुछ और बोला, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने लाइक से डाइंग डिक्लेरेशन आपका मरते हुए किसी नियरर रिलेटिव्स को दिया है, ठीक है, व्हेन प्रॉपरली प्रूवन और टू बी ट्रस्टेड, दैन जो डीडी है दैट शुड बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, ओके। सो कुछ एलिमेंट्स होते हैं असेंशियल एलिमेंट्स डीडी के, वो डिस्कस करते हैं। सो एक डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो कि आप ओरली या फिर डॉक्यूमेंट लेटर्स और रिटर्न में दे रहे हो, ठीक है। अब ये जो है आपका स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होता है? स्टेटमेंट जो है आपका रिलेटेड होता है कॉज ऑफ डेथ, कि कॉज क्या था आपकी डेथ का, और द सर्कमस्टेंसेस जिसके वजह से जो है ये कॉज हुआ है, एंड डेथ ऑफ द पर्सन जो है वो ज़रूरी है। मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है ऑब्वियसली जो उसका जो लास्ट वर्ड है वो बोला हुआ डाइंग डिक्लेरेशन क्यों बन गया, क्योंकि वो क्या हुआ कहीं ना कहीं आफ्टरवर्ड उसकी जो है वो डेथ हो गई है। देन एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ डेथ इज नॉट नेसेसरी। मतलब देखिए इंग्लैंड में क्या होता है ना कि इंग्लैंड में अगर ये कंडीशन है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पर्सन जो है अब बच ही नहीं सकता है, ये तो इट्स अ कंफर्म कि भाई ही इज गोइंग टू डाई, तब वो स्टेटमेंट देगा दैट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब दैट वहाँ पे जो है वो नेसेसरी होना चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है एक्सपेक्टेंसी, ओके। सो कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फैक्ट इन इशू होगा क्वेश्चन में होगा वो क्या होगा, कॉज ऑफ डेथ, कि डेथ जो है वो कैसे हुई है, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों, ओके। सो इंडियन लॉ की अगर हम बात करें, एक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग छोटा सा। इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेंसी है ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। वही इंग्लिश लॉ में जो है वो एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़रूरी होता है। देन रेलिवेंट इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यहाँ पे जो डीडी है। लेकिन यहाँ इंग्लिश लॉ में क्या है, रेलिवेंट होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ठीक है। ओनली इफ द अक्यूज इज चार्ज विद द मर्डर, तो ये तभी होगा इंग्लिश लॉ में। इंडियन लॉ की अगर हम बात करें तो रेलिवेंट होगा इन केस ऑफ होमिसाइड प्लस सुसाइड ऑल्सो, और यहाँ पे जो है सिर्फ होमिसाइड के केसेस में ये अप्लीकेबल होगा। आई होप ये टॉपिक जो है डीडी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके केसेस कवर करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।